डियर स्टूडेंट्स, 65वीं बीपीएससी की तैयारी करने वाले सारे स्टूडेंट्स, आप अपने टाइम टेबल को थोड़ा टाइट कर लें। क्योंकि हम लोग जब से तैयारियां कर रहे हैं तब से 3 महीने निकल चुके हैं, 2.5 से 3 महीने निकल चुके हैं। ये देखते देखते टाइम निकल गया है। हालांकि इस बीच हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया। पॉलिटिकल साइंस तो ऑलमोस्ट इसे हम लोगों ने फिनिश किया, और भी 2/3 या हाफ से ज़्यादा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन ये कंप्लीट हुआ है, इसे आपने कितने अच्छे से पढ़ा, ये एक बड़ा प्रश्न है, जो बहुत ही बड़ा प्रश्न बन जाता है। तो ये हमें समझना होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं उसे हम इस तरह से पढ़ें कि ये हम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हल कर पाएँ। साथ ही अब बचे हुए टाइम में देखिए, अब जो भी 3 से 4 महीने आपको मिलेंगे अच्छे से तैयारी करने के लिए, इसमें अब आपको पूरा कंसोलिडेट करना है अपने टॉपिक्स को। किसी तरह से टाइम को मैनेज करना है, 60 से 70% टॉपिक्स को कवर करना है। अगर आप 100, निसंदेह काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 100% टॉपिक को नहीं कर पाते होंगे, ये माना जा सकता है, अलग अलग लोगों के बिजी शेड्यूल्स हैं। लेकिन 60 से 70% टॉपिक को आपको कंप्लीट करना होगा। एनी हाउ, इस बार बीपीएससी में इफ्स एंड बट्स नहीं चलेगा। हमें 100 प्लस, और 100 प्लस ही नहीं, 110 के राउंड का टारगेट लेकर चलना है, ताकि हम मेंस की तैयारी पूरे जोर शोर से एग्जाम के बाद कर सकें। साथ ही ये ध्यान रखें कि मेंस के लिए भी आप टाइम निकालें। आप में 64वीं बीपीएससी का देखिए रिजल्ट आ गया, उसके बाद टाइम भी अब कम मिल रहा है। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न ये हो जा रहा है कि राइटिंग स्किल्स नहीं है, क्वेश्चन तैयार नहीं है, नोट्स नहीं है। ये सब आपके साथ भी हो सकता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि हम इस प्रीलिम्स की तैयारी के साथ साथ कम से कम 20 से 25% मेंस की तैयारी भी करते चलें। आप टॉपिक्स को इसमें क्या करेंगे, कम से कम आपका जो भी ऑप्शनल है उस ऑप्शनल का सिलेबस आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या क्या पढ़ना है ये आपको पता हो, और उनके टॉपिक्स धीरे धीरे सही आप 1-2 टॉपिक्स जितना टाइम मिलता हो आप उसे पढ़ें। साथ ही लिखने का प्रैक्टिस करें। जैसे कि अभी देखिए 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस में जो आया, अग्रयों को जो गरीब हैं उनके लिए, अब आरक्षण का कंसेप्ट बहुत सारे रूपों में है। हो सकता है प्रश्न बन जाए टेररिज्म पे, आतंकवाद पे। अभी नया बहुत सारा घटनाक्रम सामने आया, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले हैं, न्यायपालिका की सक्रियता, जिसे न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। तो इन सब बातों पर प्रश्न आते ही रहते हैं, या तो टेल लगाकर या डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में। तो आपको इन सब का माइंडसेट बना के रखना है कि आपको कैसे लिखना है। तो ये हैबिट्स धीरे धीरे डेवलप करें। इसके लिए देखिए यूट्यूब पे बहुत चैनल्स हैं। अगर आपको किसी टॉपिक में लैक ऑफ टॉपिक हो रहा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कंटेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप उनसे देखकर कंटेंट्स इकट्ठा भी कर सकते हैं। साथ ही एक मैगजीन जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं वो आपको रेगुलरली लेना चाहिए। हम कहेंगे प्रतियोगिता दर्पण या दृष्टि या प्रतियोगिता दर्पण। यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो दृष्टि भी ज़्यादा सही है, लेकिन अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो इस तरह से लिखने का लेकिन प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। थोड़ा सा राइटिंग स्किल हाथ चलना चाहिए। चलिए अब आज के उन मुद्दों पे आते हैं जो हम लोग रेगुलर कर रहे हैं। सबसे पहले तो वे 10 प्रश्न जो आपसे पूछे गए थे, जो आपने 5 दिन पढ़े और 3 दिन पहले आपसे पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से आपने जहांगीर और शाहजहां किया था मुगल काल में। जहांगीर से क्वेश्चन था कि जहांगीर ने किसे 400 का मनसब दिया था, किस अंग्रेज को। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस जब आगरे में जहांगीर से आकर मिला तो उसने बहुत सारे व्यापारिक अधिकार मांगने चाहे, प्राप्त करना चाहे। ये अधिकार तो मिले नहीं तत्काल, लेकिन जहांगीर इससे बहुत प्रभावित हुआ और इसे एक तरह का गेस्ट बनाकर इसने रखा और 400 का मनसब भी दिया। तो यहां पर हो जाएगा विलियम हॉकिंस, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था कि ताजमहल का मुख्य वास्तुकार, चीफ आर्किटेक्ट कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। उसके बाद ज्योग्राफी से आपने किया था पठार, दक्कन का पठार और प्रायद्वीपीय पठार। उससे क्वेश्चन था कि धूपगढ़ किसकी सर्वोच्च चोटी है, किस पहाड़ी की। तो इसका आंसर हो जाएगा सतपुड़ा। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और थोड़ा सा पश्चिमी एरिया में विस्तृत है, जिसके आसपास नर्मदा और ताप्ती जैसी प्रमुख नदियां बहती हैं, जो दोनों अरब सागर में गिरती हैं और एस्चुअरी बनाती हैं। नर्मदा रिफ्ट घाटी में बहती है, दरार घाटी में। तो ये तो धूपगढ़ का हो गया। उसके बाद डॉल्फिन नोज का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, कि डॉल्फिन नोज कहाँ स्थित है। एक पहाड़ी है, नोक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह के पीछे यह डॉल्फिन नोज पहाड़ी है।
जो एक पिकनिक स्पॉट है, जो डॉल्फिन जैसा दिखती है। अगर साइंस में आपने हीट किया था, हीट में 5वां क्वेश्चन था कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम शून्य तापक्रम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सी टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, परम शून्य ताप। हाईएस्ट टेम्परेचर का लिमिट नहीं है, लेकिन लोएस्ट टेम्परेचर का लिमिट है। यह लिमिट है निम्नतम परम शून्य ताप जो अवेलेबल है -273 डिग्री, इससे कम का तापमान पॉसिबल नहीं है। इस टेम्परेचर पे जितने भी परमाणु हैं उनकी गतिशीलता, उनके फंक्शन सीज हो जाती है, वो इनएक्टिव हो जाती है, तो यानी उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो दिस इज द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर -273 डिग्री सी, जिसे 0 डिग्री केल्विन भी कहते हैं। उसका दूसरा क्वेश्चन हीट से ही था कि पारा जो एक धातु होते हुए भी लिक्विड स्टेट में एकमात्र धातु रहता है, तरल अवस्था में, इसमें ऊष्मा का संचरण हम लोगों ने हीट किया था। तो पारा में ऊष्मा का संचरण जो एक धातु है किस विधि से होता है, किस प्रोसेस से? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, यानी चालन, संवहन और विकिरण। तरल अवस्था में है, धातु है लेकिन, तो इसका आंसर हो जाएगा चालन। जो ये धातु है तो धातु में, मेटल में ट्रांसमिशन ऑफ हीट होगा कंडक्शन प्रोसेस से, जिसमें पदार्थ के परमाणु अपना स्थान नहीं छोड़ते और अपने पड़ोस वाले एटम को हिट करके उन्हें गतिशील करते हैं, ऊर्जा उसमें ट्रांसफर करते हैं। जबकि तरल में जो परमाणु होते हैं उनमें परमाणु अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंचकर दूसरे परमाणु को गतिशील करते हैं, उसमें ऊर्जा का ट्रांसफर करते हैं, हीट ट्रांसफर होता है। स्थान परिवर्तन के बाद इसे संवहन कहते हैं। तरल जो पदार्थ हैं उनमें संवहन के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। ये तो हो गया पारा का 6ठा क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन आपने संविधान संशोधन किया था। हमारा क्वेश्चन था कि संविधान संशोधन, ये जो प्रक्रिया, प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो हम लोग करते हैं संसद में, ये प्रक्रिया किससे प्रभावित है? तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीकी संविधान से प्रभावित है। और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, इनडायरेक्ट इलेक्शन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये सब जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है, इसमें अगर बदलाव करना हो, संशोधन करना हो, तो कौन से तरीके अपनाए जाएंगे संविधान संशोधन के? चूंकि 3 तरह से संशोधन होते हैं: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन, तब वो बिल पास होगा। तो ये राष्ट्रपति इन तीनों में से किस में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, यानी राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली में अगर बदलाव करना है, संशोधन करना है, तो संसद में इसका बिल पास होगा 2/3 मेजोरिटी प्लस आधे राज्यों की विधानसभाओं से पास होकर। तब इसमें अभी जैसे इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट कर दिया जाए। तो अगर किस तरह का बदलाव करना होगा तो ये इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। उसके बाद हम लोगों ने शेखपुरा लिया था। शेखपुरा से क्वेश्चन था, एक जिला बिहार का, कि शेखपुरा किस मामले में सबसे बिहार का निचले स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या। पॉपुलेशन में शेखपुरा बिहार का सबसे छोटा जिला है पॉपुलेशन में। आप जानते हैं पॉपुलेशन में पटना सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद किसका बाउंड्री, शेखपुरा से सबसे लंबी बाउंड्री किस जिले की लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा, जिसका हेडक्वार्टर है बिहार शरीफ। तो नालंदा का बाउंड्री शेखपुरा से सबसे बड़ी बाउंड्री है। ये तो 10 क्वेश्चंस हो गए जो पूछे गए थे। आपने बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया। अब वे 10 क्वेश्चंस जो आपने 3 दिनों पहले पढ़ा और जिसके जवाब आपको अभी तत्काल देने हैं, बिना बुक देखे, बिना इंटरनेट सर्च किए, चूंकि आपने इसे पढ़ा है, आई होप सो। पहला क्वेश्चन यहां से है, हिस्ट्री में आपने औरंगजेब किया था। मेरा क्वेश्चन है कि औरंगजेब और शिवाजी के बीच कई मामलों में बड़ा विरोध था। शिवाजी को गिरफ्तार करके औरंगजेब ने कहाँ रखा था? उस स्थान का नाम बताना है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आपके बुक में भी है, इसलिए हम ये जो क्वेश्चन जितने भी पूछते हैं आपके इसी दोनों लूसेंट या क्रॉन से निकालते हैं, इधर उधर से नहीं पूछते हैं। तो शिवाजी को कहाँ रखा गया था गिरफ्तार करके औरंगजेब के द्वारा? स्थान बताना है। और दूसरा क्वेश्चन, बीबी का मकबरा कहाँ है? यह औरंगजेब की पत्नी का, जिसे राबिया उद दौरान कहते थे, जिसका नाम था, उसका मकबरा है। तो ये कहाँ स्थित है? ये आपको 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से। ज्योग्राफी से आपने किया था प्लेन्स, मैदान, और द्वीप, आइलैंड्स। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? किस नाम से हम लोग जानते हैं?
जो ग्रेट प्लेन्स हैं उत्तरी बिहार के, उत्तरी भारत के ग्रेट प्लेन्स, उत्तर का विशाल मैदान, उसमें जो मिट्टी है उसमें अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं उसकी प्रकृति के आधार पर, खादर, बांगर, भाबर, तराई। तो ये कौन सी मिट्टी है जिसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी के रूप में हम लोग जानते हैं? इसी 4 में से एक आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डंकन पास किन 2 द्वीपों के बीच स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है, इतना हमने आपको बता दिया। डंकन पास किन 2 द्वीपों के बीच स्थित है? उन 2 द्वीपों का नाम, आइलैंड्स का नाम बताना है। ये तो हो गए आपके ज्योग्राफी से। साइंस से आपने किया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मेरा क्वेश्चन है, आपके बुक से हम दे रहे हैं, 1 कैरेट कितनी ग्राम के बराबर होता है? चूंकि डायमंड या सोना जैसे कीमती धातु को कैरेट में मापते हैं, 1 कैरेट बराबर कितना ग्राम? एंड छठा क्वेश्चन, कार्बन के किस पदार्थ को स्नेहक यानी ल्यूब्रिकेंट के रूप में, चिकनाई के रूप में उद्योगों में प्रयोग किया जाता है? यह कौन सा स्नेहक है? डायमंड है, ग्रेफाइट है, पीट है, चारकोल है, क्या है जिसका प्रयोग स्नेहक यानी ल्यूब्रिकेंट के रूप में होता है? 6 क्वेश्चन हो गए। इधर आ जाइए पॉलिटी से। पॉलिटी में आपने किया था, हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं अब दूसरी बार। पहला टॉपिक था संविधान की पृष्ठभूमि, जिसमें अंग्रेजों के समय से लेकर 1947 तक के जितने एक्ट हैं, कानून बने, उनके बारे में जानना था। मेरा क्वेश्चन है कि किस अधिनियम को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को, अच्छे शासन के लिए अधिनियम, एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस कहते हैं? अंग्रेजों ने इसे जब पास किया तो इसे एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस कहा। 1793, 1813, 1833, 1853, 1858, 1861, 1919, 1909, 1935, 1947 के इस एक्ट को एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस कहते हैं। यह आपको बताना है। और उसके बाद इधर आपको बताना है एक और पॉलिटी से नेक्स्ट क्वेश्चन। आखिरी जो एक्ट आया वो एक्ट था भारत का स्वतंत्रता अधिनियम, यानी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट से अंग्रेजों का अंतिम कानून पास हुआ जुलाई 1947 में, जिसके आधार पर भारत के बंटवारे की घोषणा 3 जून की घोषणा हुई, माउंटबेटन प्लान जिसे कहते हैं। इसके बाद भारत के विभाजन के लिए बाउंड्री का डिमार्केशन शुरू हुआ। तो ये बाउंड्री का जो आयोग बना, यानी बाउंड्री कमीशन, इस बाउंड्री कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? कौन था चेयरमैन? जो इस विभाजन के लिए जो सीमा आयोग बना, इस सीमा आयोग यानी बाउंड्री कमीशन के अध्यक्ष कौन थे 1947 में? तो ये हो गए आपके 2 और क्वेश्चंस। और आज 2 क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए थे मधेपुरा जिले से। मधेपुरा से मेरा क्वेश्चन है जिसके जवाब आपको तत्काल देने हैं कि मधेपुरा में रेलवे का बहुत बड़ा कारखाना लगाया गया है, जहां से भारत का सबसे पावरफुल इंजन बनकर तैयार हुआ। 12,000 हॉर्स पावर का इंजन, भारत का सबसे पावरफुल इंजन मधेपुरा में बना। मधेपुरा का जो रेल इंजन कारखाना है, यह किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? उस देश का नाम बताना है। दूसरा, मधेपुरा से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 10 क्वेश्चंस हो गए। अभी इसके आंसर्स देने हैं आपको अगर आपने इन टॉपिक्स को पढ़ा है। बहुत सारे लोग बिना टॉपिक्स के पढ़े भी इसमें से काफ़ी प्रश्न जान रहे होंगे, जो पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन हमें इसमें से 8 क्वेश्चंस का आंसर चाहिए। अगर आपने इसे पढ़ा है तो हम ये मानकर चल रहे हैं। उसके बाद आ जाइए आप वही टॉपिक्स जो हमें करने हैं। आज नेचुरली हम लोगों ने जो हिस्ट्री का टॉपिक किया वो सब मुगल काल समाप्त हुआ, लेकिन एक टॉपिक रह गया, यह है मुगल प्रशासन। मुगल काल में प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन इन मुगल एरा। तो आपको मुगल काल का प्रशासन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कौन से अधिकारी थे, वित्त विभाग में कौन कौन अधिकारी थे, सेना में कौन कौन से अधिकारी होते थे, इनका ओहदा पद क्या होता था, क्या मनसब इन्हें मिलता था, ये किस नाम से जाने जाते हैं, सदर कौन था, कोतवाल कौन था। तो ये सब डिटेल्स आप लेंगे प्रशासन से। यहाँ पर दोनों में प्रशासन छोटा सा 1 पेज का ही मात्र दिया हुआ है, एग्जाम में आ जाता है। सदर सुदूर क्या था, तो एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी में हम लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी कर लिया है। तो अब हम लोग नेचुरली ट्रांसफर करेंगे। भारत की नदियाँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, रिवर्स ऑफ इंडिया। इसमें आप तीनों नदी तंत्र जो हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, रिवर सिस्टम्स, ऑल रिवर्स का करेंगे। और इनके माउथ, इनके सोर्स, इनके सब्सिडियरीज, इनके ट्रिब्यूटरीज,
सहायक कौन कौन सी नदियाँ हैं ये सब करेंगे। कौन कौन सी नदी कहाँ से बहती है, कौन कौन सी परियोजना किस नदी पर है, किस नदी को हम किस नाम से जानते हैं, कौन सी नदी काली नदी कहलाती है, कौन सी नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, बांग्लादेश में कौन सी नदी अलग नाम से जानी जाती है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र अलग नाम से जानी जाती है, सिंधु नदी क्या हमारे यहाँ बहती है, नहीं तो उसकी कौन सी नदी हमें बहती है, श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे बसा है, ये सब डिटेल्स आप करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी में ये हो गया। उसके बाद हम लोग इधर साइंस में आपने किया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, केमिस्ट्री में। आज इसी को हम लोग थोड़ा सा बढ़ाएंगे, बायोलॉजी की तरफ नहीं जा रहे हैं। केमिस्ट्री में यहीं पर हाइड्रोकार्बन हम लोग करेंगे, इसी का पार्ट है, इसी का रेसिड्यूअल पार्ट है। यहीं पर हम लोग हाइड्रोकार्बन, आप जान लें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पूरा पार्ट ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिले हुए यौगिक। तो इसमें मूल रूप से अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इथिलीन, एसिटिलीन, इसका डिटेल्स करें, फंक्शनल ग्रुप करें, डिटेल्स इसका करें। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, इसे भी आप सप्लीमेंट्री, कार्बन का ये सप्लीमेंट्री होगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद इधर हम लोग आ जाएंगे पॉलिटी में। पॉलिटी में नेचुरली जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो होगा अब संविधान का निर्माण, संविधान की रचना, फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा से इसमें डिटेल्स पढ़ना है, यानी संविधान बनाने वाली संस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा पढ़ेंगे। ये क्या था, किस कमेटी की सिफारिश पे से गठन हुआ, इसमें कौन कौन लोग थे, इसमें सदस्यों का चुनाव कैसे हो रहा था, राजे रजवाड़े किसको चुन रहे थे, अंग्रेज किसे चुन रहे थे, सीधा चुनाव, जनता किसे चुन रही थी, कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य चुना रहे थे, किस राज्य से किस रियासत से सबसे अधिक सदस्य चुन के आ रहे थे, कौन कौन सी कमेटियां बन रही थी, मूल अधिकार कमेटी, मूल कर्तव्य कमेटी, राज्य कमेटी, रियासत समिति, ये सब, प्रारूप कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब आप करेंगे। और किस कमेटी के हेड कौन थे, तो पहली बैठक कहाँ हुई, अंतिम बैठक कहाँ हुई, तो ये सब डिटेल्स आप करेंगे। पॉलिटी से हमारा हो गया। उसके बाद एक जिले, आज जिला हम लोग ले रहे हैं मुंगेर जिला। आज मुंगेर डिस्ट्रिक्ट को हम लोग करेंगे, डिटेल्स लें, कौन सी नदी यहाँ से बहती है, किस नदी के किनारे है, कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, कौन सा इंडस्ट्री यहाँ है, प्राचीन कुछ इंडस्ट्रीज यहाँ पर, मुंगेर बहुत प्राचीन शहर है। ये अंग्रेज़ों ब्रिटिश काल में इसकी क्या महत्ता थी, इसका हिस्ट्री भी बहुत अच्छे से आप पढ़ें, बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है ये, ज्योग्राफिकली भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो डिटेल्स मुंगेर ज़िले का आप लेंगे। और एक हम लोग जिसके बाद प्रतियोगिता दर्पण ले रहे हैं, उसमें हम लोगों ने आर्थिक कर लिया है, आप करेंगे नवीनतम सामान्य ज्ञान। आर्थिक करने के बाद नवीनतम नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा, नवीनतम सामान्य ज्ञान करेंगे प्रतियोगिता दर्पण से। तो प्रतियोगिता दर्पण का अगला नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे, और इस तरह से धीरे धीरे इसे भी समाप्त करेंगे ताकि करंट का भी हमारा होता चला जाए। हालांकि उसके एपिसोड्स अभी हम नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन इसके सब सेक्शन वाइज एपिसोड्स भी आएंगे, हम आपको वो एपिसोड्स देंगे। अभी आप पढ़ते चले जरूर। तो मार्च महीने के प्रतियोगिता दर्पण से आप नेक्स्ट टॉपिक आर्थिक परिदृश्य के बाद वाला पढ़ेंगे, नवीनतम सामान्य ज्ञान। तो ये सारे आज के इतने टॉपिक्स हो गए, इन्हें आप कंप्लीट करें, एक भी टॉपिक छोड़ने का प्रयास ना करें, एक्सेप्ट कि आपके पास कोई इमरजेंसी आ जाए। टेक केयर।